तो जैसा अब तक हम देख चुके हैं कि बायोलॉजी एक फैक्चुअल बायोलॉजी होती है, एक कंसेप्चुअल बायोलॉजी। हमने आपसे कहा था कि 26.5 चैप्टर्स जो हैं वो कंसेप्चुअल बायोलॉजी के हैं। वहाँ पर आपको केवल फैक्ट्स याद नहीं रखने, आपको कंसेप्ट को पढ़ना है। और कंसेप्ट पढ़ने के साथ में आपने क्या करना है कि एक बार आपने अपनी किताब को पढ़ना है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। करीब 20 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि मैं इनको आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। लेट अस सी कि किस तरह से कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। इस पेपर को करते हुए मैं शुरू में आपको एक ये बात बता दूं कि मुझे इस 20 क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगने वाला है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतना टाइम आपको पेपर करते हुए नहीं लगना चाहिए। अब इतनी सारी बातें समझने के बाद में ये जो कंसेप्ट है बहुत जल्दी आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए एग्जाम में। दैट इज द एसेंस। जैसा हमने बार बार आपसे कहा कि बायोलॉजी तब आसान है अगर आपके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं और 45 मिनट के अंदर आ रहे हैं जिसमें आप OMR शीट भी फिल कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन दिस पेपर। सो मैंने पहला चैप्टर लिया है बायोमोलिक्यूल्स। और अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज एनिमल्स यूजुअली प्रेफर, तो यहां पर मेरे को एक पहला कीवर्ड मिल गया लॉन्ग टर्म। सो आप ये देख रहे हैं मेरे को पहला एक कीवर्ड क्या मिला कि लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करनी है, और दूसरा कीवर्ड मुझे ये मिला है कि ये बात एनिमल्स की हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद प्लांट जो है वो लॉन्ग टर्म कुछ और स्टोर करते हैं, एनिमल्स कुछ और स्टोर करते हैं। अब कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको इसका, बड़े ध्यान से देखिए। मैं यहां पर एक ग्लूकोज बना रहा हूं C6H12O6। तो मैंने ये 6 कार्बन बनाया और 6 कार्बन में मैंने सबके ऊपर HOH और ये एल्डिहाइड है, और ये मैंने HOH और यहां पर OHH HOH। आप देख रहे हैं हम एक हेक्सो शुगर बना रहे हैं, HOH और H। ये 6 कार्बन का क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। अब मैं 6 कार्बन का एक फैटी एसिड बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड द 6th वुड बी द कार्बोक्सिल ग्रुप। और मैं एक सैचुरेटेड फैटी एसिड बना रहा हूं। सो आप ये देख रहे हैं कंपैरेबल चीज ये है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम्स हैं। सो 6 कार्बन एटम्स होने की वजह से अब इनको कंपेयर करते हैं। इधर देखिए, इसमें एनर्जी ज्यादा है इससे, क्योंकि जिस बॉन्ड को आप ऑक्सीडाइज करते हैं वो CH बॉन्ड है और आप कन्वर्ट करते हैं COO बॉन्ड में। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एनर्जी ज्यादा है इस मॉलिक्यूल में। फैट में एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल इसके पास ज्यादा है, CH बॉन्ड इसके पास ज्यादा है। दूसरा चीज बड़े ध्यान से देखिए, ये हल्का है। आप ये देखिए इसमें 6 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के भी हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कम है। सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज एनिमल्स यूजुअली प्रेफर। सो एनिमल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता है वो है डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल वर्ड्स में, और डाइवर्सिटी के पीछे वजह है लोकोमोशन। तो इसका मतलब एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, मूव करना है। सो ऑब्वियसली भारी चीज को लेकर के मूव करना आसान काम नहीं होगा, इसीलिए लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज किससे होगी, फैट से होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म एनर्जी किससे स्टोर होगी बेटे, ग्लाइकोजन से होगी। प्लांट्स को कहीं मूव नहीं करना है, इसीलिए वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो स्टोर करते हैं स्टार्च, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज किससे हो रही है, फैट से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूं। देखिए, मेरा बड़ा प्रिय टॉपिक है इवोल्यूशन में, हर चीज में इवोल्यूशन शायद इसमें बीच में जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप ये समझिए कि फैटी फूड आपको पसंद बहुत है, सो यू क्रेव फॉर फैटी फूड। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेट दैट हैज बीन सेलेक्टेड बाय द नेचर। सो जिस टाइम पर ह्यूमन बीइंग हंटर गैदरर था, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी ये होती कि इस लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर में जब भी उसको फैट मिल रहा है, खूब सारा खा के उसको क्या कर ले, स्टोर कर ले। तो इसीलिए आपको ये वाले खाने पसंद बहुत आते हैं। सो एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया। सो एक क्वेश्चन हमें पता लग गया, फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज एनिमल्स यूजुअली प्रेफर फैट्स। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं, द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो मुझे पहले ही क्वेश्चन में समझ जाना चाहिए कि ये कोई राइबोजाइम जैसी बात हो रही है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, टीलोमरेज इज सिग्निफिकेंटली एक्सप्रेस्ड इन ऑल द फॉलोइंग सेल्स एक्सेप्ट। तो हमेशा बेटे एक्सेप्ट पे ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट पूछा है, इसका मतलब यह हुआ कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एंजाइम सिग्निफिकेंटली किस में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि मुझे ये देखना है कि ये एंजाइम किस में एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अब मुझे 2-3 कंसेप्ट यहां पता होने चाहिए। जो आपका क्रोमोसोम है, इसके एंड्स को हम टीलोमियर कहते हैं।
तो ये जो मैंने डार्क कर दिए हैं, ये डार्क क्या है? टीलोमियर्स। अब होता क्या है कि जब सेल डिवाइड करता है तो टीलोमियर फ्रेजाइल होते हैं, और हर बार जब सेल डिवाइड होगा तो कुछ पार्ट यहां से लॉस होगा और क्रोमोसोम की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फिर एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं हे-फ्लिक लिमिट। एक इस तरह का लेंथ की लिमिट आ जाती है जिसके बाद सेल डिवाइड नहीं करेगा, और उसके बाद वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये हे-फ्लिक लिमिट है, जब क्रोमोसोम की लेंथ एक क्रिटिकल लेंथ से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप पिछले 5 साल के नीट एग्जाम के पेपर को उठाएंगे तो 2 बार टीलोमियर पे क्वेश्चन आया हुआ है, और इसीलिए बड़े ध्यान से समझिए, जिस भी सेल में टीलोमरेस होगा, ये टीलोमरेस मेंटेन करता है टीलोमियर्स को। तो हमें ये समझ में आ गया कि टीलोमियर फ्रेजाइल एंड है, सेल डिवाइड करता है तो लॉस होता रहता है, क्रोमोसोम की लेंथ छोटी होती रहती है, और क्रोमोसोम एक क्रिटिकल लेंथ से छोटा होगा तो उसके बाद सेल डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन जिस सेल में टीलोमरेस है वो टीलोमियर की लेंथ को मेंटेन करेगा और सेल कंटिन्यू करेगा डिवाइड करना, और वो रुकेगा नहीं डिवीजन से। दैट हैपन्स इन कैंसर सेल्स। सो ये जो क्वेश्चन आया था 2 साल पहले नीट में कि कैंसर सेल के लिए थेरेपी में आप टीलोमरेस इनहिबिटर यूज कर सकते हैं क्या, वो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि टीलोमरेस इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि टीलोमियर आर रिच इन ग्वानिन। ग्वानिन रिच रिपीट्स होती हैं टीलोमियर रीजन में। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो इस चीज पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे सेल जो कंटिन्यूअसली, तो कंसेप्ट क्या आया बेटे कि जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, कई बार डिवाइड कर रहे हैं, उनमें टीलोमरेस होना चाहिए और लेंथ ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं होनी चाहिए। सो हम यहां पर देख रहे हैं कैंसर सेल, आप समझ गए, इसमें टीलोमरेस होना चाहिए। एडल्ट स्टेम सेल्स, सो देखिए बड़े ध्यान से, स्टेम सेल, ये स्टेम सेल जैसे बोन मैरो में हो सकते हैं, ये भी कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एपिडर्मल सेल्स भी क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। सो मेरा कंसेप्ट यहां पर यह बना कि जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है उसमें टीलोमरेस एक्सप्रेस ज्यादा करेगा। लेकिन अगर आप ये देखें, स्केलेटल मसल सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है, रेयरली लाइफ में कभी डिवाइड करता है, करता भी है तो 1 या 2 बार कभी कर पाएगा, हद मार करके अगर करेगा तो। सो आंसर क्या आ गया? स्केलेटल मसल सेल में टीलोमरेस क्या नहीं करेगा? एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इन 2 क्वेश्चन को करने में मैंने आपको कई सारे क्या बताए हैं? कंसेप्ट्स बताए हैं। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी से, और इसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी में ही ये फैक्ट दिया हुआ है, पाइन सीडलिंग्स ग्रो इन स्टराइल। देखिए बेटे, पहला शब्द आ गया स्टराइल। स्टराइल का मतलब यह है कि इस सॉइल में, ये जो सॉइल स्टराइल है, यहीं पे मुझे समझ में आ गया कि इसमें कोई और माइक्रोब नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टराइल। ग्रो मच स्लोअर then the seedlings grown in soil from the area where the seeds were collected. This is most likely because, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटे, हमें यह समझ में आ गया कि लैंड पर जिस टाइम प्लांट आए और लैंड पर उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया वास्कुलर प्लांट्स ने, तो प्लांट के 2 पार्ट होते हैं। एक तो वो पार्ट है जो आपको लैंड के ऊपर दिखाई देता है, और दूसरा पार्ट जो आपको लैंड के नीचे दिखाई देता है। इन दोनों में अलग अलग तरह की एडेप्टेशंस होनी चाहिए ताकि ये लैंड पर क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो प्लांट के बारे में इंपॉर्टेंट बात, एक तो बाहर जो रीजन दिख रहा है, एक अंदर दिख रहा है, इस चीज को लैंड पर सक्सेसफुल होना है, दोनों में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। और जो चीज सॉइल के अंदर है वो आपका रूट सिस्टम है, और यहां से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होने हैं। सो ये भी कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया। अब मुझे ये पता लग गया कि मेरी एनसीईआरटी ये कहती है कि देयर आर म्यूचुअलिस्ट फंजाई हैं जिन्हें हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का काम ये है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, किसके लिए? रूट के लिए, ताकि वो बड़ी आसानी से वाटर और फॉस्फेट को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई स्टराइल सॉइल ले ली तो उसमें दूसरे माइक्रोब, ये फंजाई भी नहीं होंगे, और इसीलिए ये बहुत अच्छे से मिनरल और वाटर को क्या नहीं कर पाएगा? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसकी ग्रोथ स्लो होगी। सो बड़ा सिंपल आंसर मुझे ये समझ में आ गया, द नॉर्मल सिम्बायोटिक फंजाई आर नॉट प्रेजेंट इन दिस स्टरलाइज्ड सॉइल। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी से लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन।
विच सॉयल मिनरल इज मोस्ट लाइकली लीच्ड अवे ड्यूरिंग अ हार्ड रेन। तो सॉयल पार्टिकल्स के बीच में वाटर के परकोलेशन को हम लीचिंग कहते हैं। सो वाटर अगर सॉयल पार्टिकल्स के बीच में क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कौन सा इनमें से आयन जो है वो आसानी से लीच हो जाएगा, मोस्ट लाइकली लीच्ड अवे। तो कंसेप्ट ये है कि ज्यादातर जो प्रोडक्टिव सॉइल्स हैं उनमें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस हैं वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो वाटर जो बीच में से परकोलेट कर रहा है वो उसको हटा नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ है, एनायंस के साथ में, क्योंकि एनायंस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसीलिए वाटर बड़ी आसानी से इधर एनायन को क्या कर देगा, लीच कर देगा, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज नाइट्रेट। ये आंसर क्या है, नाइट्रेट है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो कंसेप्ट याद रखिएगा कि सॉइल के ऊपर जो प्रोडक्टिव सॉइल्स हैं उनके ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगला फिर क्वेश्चन हमने प्लांट फिजियोलॉजी से लिया है, इसको हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो ये जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस का। व्हाई आर C4 प्लांट्स एबल टू फोटोसिंथेसाइज विद नो अपेरेंट फोटो रेस्पिरेशन। सो देखिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन को दो बार पढ़ता हूं, क्या लिखा है, विद नो अपेरेंट फोटो रेस्पिरेशन। सो बड़े ध्यान से आप इस एंजाइम को नाम याद रखिए। एक एंजाइम का नाम है रुबिस्को। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। आप जानते हैं C3 प्लांट को, C3 प्लांट की प्रॉब्लम आती है हॉट डेज में। हॉट डेज में इनकी प्रॉब्लम ये आती है कि इनके जो स्टोमेटा है वो पार्शियली क्लोज हो जाते हैं। ये मैं फोटोसिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए कि इनके स्टोमेटा पार्शियली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसीलिए लीव्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन घट जाएगी और ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम शुगर बनाएंगे हॉट डेज में। हॉट डेज में C3 प्लांट शुगर कम एसिमिलेट कर पाएंगे क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टोमेटा पार्शियली क्या हो गए, क्लोज हो गए, और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन। तो अंदर क्या इकट्ठी हो रही है, ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है, और इस ऑक्सीजन को रुबिस्को केल्विन साइकिल में डाल देगा। सो रुबिस्को जब इस ऑक्सीजन को केल्विन साइकिल में डाल देगा तो प्रॉब्लम यह होगी कि आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये शटल करता है, और इसकी वजह से CO2 रिलीज होगी, और CO2 रिलीज होगी और कंज्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को क्या करना है, कंज्यूम करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि फोटो रेस्पिरेशन, इधर देखिए, फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम यह है कि ये ATP कंज्यूम कर रहा है बजाय प्रोड्यूस करने के, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि शुगर को फिक्स नहीं कर रहा। सो ये बहुत बड़ी वेस्टेज हो रही है। सो अब हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेटेजी ये है कि एक प्लांट कैसे आ गए हैं, C4 प्लांट। आप जानते हैं इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इसे C4 प्लांट कहते हैं। यहां पर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक और कंसेप्ट यहां पर आएगा, क्रान्स एनाटमी। और आप जानते हैं 2 तरह के सेल होते हैं, एक को मीजोफिल कहते हैं, एक को बंडल शीथ सेल कहते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि CO2 की फिक्सेशन पहले किस में होती है, मीजोफिल सेल में, लेकिन जो एंजाइम इसको करता है उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेस। और ये पेप कार्बोक्सिलेस की बड़ी हाई एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन के लिए। ये जो मैं पिछली 3-4 लाइन बोला हूं, जब भी फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आया है 5 साल में, आप देखेंगे इन्हीं 4 लाइनों से आया है, इसीलिए इस कंसेप्ट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेप कार्बोक्सिलेस की खास बात यह है कि वो CO2 को फिक्स करेगा, उसकी एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन के लिए, और ये किस में हो रहा है, मीजोफिल सेल में हो रहा है। और मीजोफिल सेल की वजह के बाद से जो प्रोडक्ट है, जो 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, वो कन्वर्ट होगा एक और कंपाउंड में जिसे हम कहते हैं मैलेट, और इसे मैलेट का ट्रांसफर कहेंगे। वो मैलेट किस में चला जाएगा, बंडल शीथ सेल में, जहां पर पायरुवेट रीजनरेट होगा और CO2 रिलीज होगी, और इस बंडल शीथ में रुबिस्को होगा। सो रुबिस्को के पास आप इकट्ठी करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रुबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इकट्ठी करेंगे तो वो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं करेगा, और फोटो रेस्पिरेशन में जो लॉस हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये क्रान्स
क्रान्स एनाटमी है। क्रान्स एनाटमी में मेसोफिल सेल्स के पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम को आपने क्या कहा है, पेप कार्बोक्सिलेज, एंड देयरफॉर द आंसर इज अपरेंट, दे यूज पेप कार्बोक्सिलेज टू इनिशियली फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और क्वेश्चन हमने लिया है प्लांट फिजियोलॉजी से। ये प्लांट फिजियोलॉजी का आपका अगला चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। विच काइंड ऑफ मेटाबॉलिक पॉइजन वुड मोस्ट डायरेक्टली इंटरफेयर विद ग्लाइकोलिसिस। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, क्योंकि इसको देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने पहली चॉइस पढ़ी, एन एजेंट दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड डिप्लीट्स इट्स कंसंट्रेशन इन दी सेल। मैं उस मेटाबॉलिक पॉइजन को ढूंढ रहा हूं जो डायरेक्टली, मोस्ट डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा, किससे, ग्लाइकोलिसिस से करेगा। मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस में यूज नहीं होती, तो यह आंसर नहीं हो सकता। द एजेंट दैट बाइंड टू द पायरुवेट एंड इनएक्टिवेट्स इट। देखिए ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, सो एंड प्रोडक्ट को अगर आप किसी तरह से इनएक्टिवेट करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको शुरू में रोकना चाहिए, आपको शुरू में रोकना चाहिए। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पे फर्क डालना है तो फर्क किस पर आना चाहिए, ग्लूकोज पर आना चाहिए, पायरुवेट पे नहीं, क्योंकि ये तो एंड प्रोडक्ट है। सो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। और अगर आप यहां देखें, मैं फोर्थ चॉइस पहले ले रहा हूं, एन एजेंट दैट रिएक्ट्स विद NaDH एंड ऑक्सीडाइजेस इट टू NaD+। सो अगर कोई एजेंट NaDH को ऑक्सीडाइज कर रहा है NaD+ में, तो ये एक्चुअली फायदा होगा और इससे ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली कन्वर्ट रहेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन में एक तो टॉक्सिन इकट्ठा हो गया और वो ATP प्रोड्यूस नहीं करता, फिर फर्मेंटेशन होता क्यों है। सो लैक्टेट फर्मेंटेशन ह्यूमन बॉडी में क्यों होता है, तो उसका वजह यह है कि वो क्या जनरेट कर सकता है, NaD+ रीजनरेट कर सकता है, जिससे ग्लाइकोलिसिस चलता रहे। सो मुझे ये पता है उस कंसेप्ट से कि ये भी आंसर नहीं है। और ये मुझे अब समझ में आ गया कि एन एजेंट दैट क्लोजली मिमिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, ये बिगिनिंग में मैंने इसको रोकना है और ये सबसे ज्यादा असर डालेगा किसके ऊपर, ग्लाइकोलिसिस के ऊपर डालेगा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने फिर प्लांट फिजियोलॉजी से लिया है, और ये प्लांट फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन है, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन है। अब आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि ये जो क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट से, अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट फॉलोड बाय फ्लैश ऑफ फार रेड लाइट गिवन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अ शॉर्ट डे प्लांट विल लाइकली। मैं, आप देख रहे हैं, मैं किसी भी क्वेश्चन में चॉइस नहीं देख रहा हूं, मैं पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे यह पता है कि जो शॉर्ट डे प्लांट है वो एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट है। इसका मतलब यह हुआ कि उनको क्रिटिकल एक डार्कनेस का पीरियड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। तो शुरू में क्योंकि ये नाम चिपक गया है तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, इनमें क्रिटिकल नाइट लेंथ चाहिए, इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट्स को हमें क्या कहना चाहिए, लॉन्ग नाइट प्लांट कहना चाहिए। दूसरी चीज, फाइटोक्रोम के बारे में मुझे पता है, दो वेराइटीज होती हैं, PR और PFR, और ये दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो PR रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, PFR में, और ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, PR में। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, और जो रेड लाइट है वो प्रोसेस को क्या करती है, प्रमोट करती है। ये बात याद रखिएगा। सो ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये आप जानते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं एक इस तरह से 24 घंटे का टाइम बनाता हूं और उसमें मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लॉन्ग नाइट प्लांट होना चाहिए। इसमें डार्कनेस का पीरियड इससे कम है, किससे कम है, बहुत ज़्यादा कम है, किससे, डे से, तो हम जानते हैं फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसका पीरियड एक क्रिटिकल लेंथ से बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। अब दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए हमने पीरियड बड़ा किया हुआ है और बीच में रेड लाइट डाल दी, केवल हमने क्या डाल दिया, रेड लाइट डाल दी, तो अब प्रॉब्लम यह है कि PR किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में, और फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन इसके एकदम बाद अगर मैंने PFR डाल दिया तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PR में, और फिर ये प्लांट सेंस नहीं कर पाएगा जो आपने ये वाला स्टिमुलस दिया है, इसीलिए फ्लावरिंग इफेक्टेड नहीं होगी। अगर आपने रेड लाइट के बाद में एकदम किसको एक्सपोज किया है, फार रेड लाइट को किया है।
सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियरली। तो मैंने आपसे ये कहा, दोबारा देख लीजिए कि ये क्रिटिकल लेंथ से बड़ा डार्क पीरियड है, आपने बीच में रेड फ्लैश डाल दिया, रेड लाइट का फ्लैश डाल दिया, हमने कहा फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन दूसरा मैं सिस्टम आपको ये बता रहा हूं कि आपने रेड लाइट डाली और उसके एकदम बाद फार रेड लाइट डाली, तो ये याद रखिएगा कि जो लास्ट सिग्नल है ये क्रिटिकल है, ये डिटरमिन करेगा कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। तो इसमें फिर क्या होगी बच्चे, फ्लावरिंग होगी। और अगर आपने, तो ये रेड है और फार रेड है, और अगर आपने क्या किया कि मान लीजिए पहले रेड डाला, फिर फार रेड डाला और फिर रेड डाल दिया, तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि लास्ट सिग्नल क्या है, रेड है, और ये फिर फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा। और अगर आपने 4 बार किया, पहले रेड, फिर फार रेड, फिर रेड और फिर फार रेड, तो फिर फ्लावरिंग होगी। क्योंकि फिर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट आपने लाइट डाली है उसका असर आएगा। सो यहां पर हमने क्या किया है कि हमने पहले रेड लाइट डाली बेटा और उसके बाद में फार रेड लाइट डाली, तो आप ये जानते हैं कि फ्लावरिंग पर असर नहीं होगा, जो मैंने आपको समझाया है। सो इसका आंसर हो गया हैव नो इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, और बच्चे इसको बहुत ज्यादा कई बार क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, और अक्सर आता है ये क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब इधर देखिए, एक और हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगला क्वेश्चन लिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में अ विटामिन दैट इज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर इज विटामिन। वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहां पर 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक को आप कहते हैं फैट सोल्यूबल, एक को कहते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन बॉडी में क्या होंगे, स्टोर होंगे। सो फैट सोल्यूबल विटामिन बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो आपको यह पता है कि ए भी स्टोर होता है और के भी स्टोर होता है। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए इसमें कि बी कॉम्प्लेक्स में भी B12 अनयूजुअल है। हालांकि ये वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन इसकी फिर भी कुछ स्टोरेज किसमें होती है, लिवर में होती है। सो ये भी थोड़ा बहुत क्या होता है, स्टोर होता है। विटामिन सी क्या नहीं होता, स्टोर नहीं होता। तो ये मेरे को आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए बेटे, परनीशियस एनीमिया होती है साइनोकोबालामिन की वजह से, इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि विटामिन B12 की क्या होती है, स्टोरेज होती है। और जो ये सी वॉयजेज हुई थी, ये वास्को डी गामा, ये सारे के सारे लोग जब अपने पेरेंट कंट्री से दूसरी कंट्रीज के लिए निकले थे, तो इनकी सी वॉयजेज के दौरान बहुत सारे सेलर्स स्कर्वी से मर गए थे। तो स्कर्वी के बारे में आप कभी पढ़ेंगे, तो ये जो बेसिकली इनकी वजह ये थी कि इनके अंदर जो है विटामिन सी की क्या हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग होती है। आप जानते हैं खाली ब्लीडिंग गम्स, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरी बॉडी में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। सो विटामिन ए भी रेटिना में स्टोर होता है, इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस जब होती है, सो अगर आप बड़ी जल्दी से विटामिन ए का इंजेक्शन दे दें तो उतनी ही जल्दी नाइट ब्लाइंडनेस ठीक भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक मदर डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके आती है कि रात में ये जगह जब भी चलता है तो चीजों से टकरा जाता है, तो डॉक्टर की समझ में आ गया कि ये क्या होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस। वो केवल बहुत जल्दी आधा पौना घंटे में इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि जहां आपने अपलोड किया है इंजेक्टेबल विटामिन ए, तो आप जानते हैं बॉडी में क्या होगा, स्टोर होगा। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे जल्दी डेफिशिएंसी कौन से विटामिन की दिखाई देगी अगर रोक दिया जाए उसे डाइट में, तो आंसर कोई भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा, B12 को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 इज। एफिनिटी का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे कितनी आसानी से हीमोग्लोबिन उसे बाइंड कर रहा है और कितनी मुश्किल से उसे रिलीज कर रहा है। सो अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होगी तो कम पार्शियल प्रेशर पे भी ऑक्सीजन को उठा लेगा और आसानी से क्या नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि हीमोग्लोबिन मस्ट पिक अप ऑक्सीजन एट लंग्स। लंग्स पर उसको ऑक्सीजन को क्या करना है, पिक करना है, और उसको डिलीवर करना है कहां पर, टिश्यूज पर उसने क्या करना है, उसको डिलीवर करना है। सो हम ये जानते हैं कि टिश्यूज में अगर डिलीवर करना है तो टिश्यूज में पहुंच करके उसकी एफिनिटी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जब आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फैक्टर कर्व को राइट में शिफ्ट कर रहा है वो उसकी एफिनिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सेम पार्शियल प्रेशर पे आप देख रहे हैं ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसे आप बोहर इफेक्ट कहते
रहते हैं। और 4 फैक्टर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, पीएच कम हो जाए और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इकट्ठा हो जाए। ये चारों के चारों फैक्टर्स कर्व को किधर शिफ्ट करते हैं, राइट में, और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अनलोड होती है। सो ये बात ध्यान रखिए। और ये CO2 अगर बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीएच घट रही है, तो इसका मतलब टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल से क्या है, ज्यादा है। तभी उसे ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो बड़ी आसानी से हमें बात समझ में आ गई कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड इन रैपिडली मेटाबोलाइजिंग टिश्यू, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, एफिनिटी कम होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की, कर्व किधर शिफ्ट होना चाहिए, राइट में। बाकी चॉइसेस देखेंगे, इंक्रीज एट हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इट शुड बी डिक्रीज। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज एट हायर देन नॉर्मल 2-3 DPG लेवल। फिर मैं आपसे कह रहा हूं इसमें भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज एट मोर बेसिक, नो, इट इज डिक्रीज एट द एसिडिक पीएच। पीएच कम होती है तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया है, चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हाउ वुड द ब्लड पंप्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल कंपेयर विद दैट पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। सो इधर देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है अयोटा में, और इसको जो स्ट्रोक वॉल्यूम अचीव करनी चाहिए वो इजेक्शन फ्रैक्शन 60 to 70% है, 60 to 70% है। और ये बात याद रखिएगा बेटे कि आपको कुछ है ना, एनसीईआरटी की सारी लाइनें आपको याद आ रही होंगी जब मैं इसको करा रहा हूं। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर आप ये देखेंगे कि हार्ट फेलियर लिखा हुआ है, सो हार्ट फेलियर जो आपने दिया हुआ है, जो बीमारी जहां पर डिसऑर्डर्स में हार्ट फेलियर दिया हुआ है, वहां पर देखिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और वहां पर लिखती है कि लंग्स में पानी इकट्ठा होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ये क्वेश्चन वहीं से बनाया है। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है, तो बैक प्रेशर किस पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम पे, और लेफ्ट एट्रियम में आती हैं पल्मोनरी वेन्स, तो ये प्रेशर किसके अंदर आएगा, लंग्स के अंदर आएगा, और लंग्स के कैपिलरी से फ्लूइड फिल्टर होगी और लंग्स में पानी इकट्ठा होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। ये कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमने इसे एक्सटेंड ये किया है कि अगर किसी आदमी में पल्मोनरी एडीमा है तो इसका मतलब उसका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो रहा है और वो उतना इजेक्शन फ्रैक्शन अचीव नहीं कर पा रहा है जितना उसे करना चाहिए। सो क्या आंसर आएगा, प्रोबेबली लोअर देन राइट वेंट्रिकल इफ द पर्सन हैज पल्मोनरी एडीमा। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड द कंसेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको डिफरेंट तरह के क्या करने चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि उसी कंसेप्ट को कोई कैसे पूछ रहा है, कोई कैसे पूछ रहा है, ये आपने देखना है। फिर अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी एडीमा है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। एनसीईआरटी कह रही है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो वो उतना इंजेक्शन फ्रैक्शन अचीव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब अयोटा में वो क्या कर रहा है, कम ब्लड पंप कर पा रहा है। इसीलिए हम कहेंगे हाउ विड द ब्लड पंप पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल कंपेयर विद दैट पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। आंसर वुड बी प्रोबेबली लोअर देन द राइट वेंट्रिकल इफ द पर्सन हैज पल्मोनरी एडीमा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम एक और मुश्किल चैप्टर की तरफ आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो ये जो चैप्टर है इसमें से हर बारी हम ये देख रहे हैं बड़ा डिफाइनिंग क्वेश्चन आ रहा है और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आता है। यहां से बड़े ध्यान से देखिए, अ पर्सन विद हाई ब्लड वॉल्यूम। देखिए बेटे, पर्सन की ब्लड वॉल्यूम क्या है, हाई है। सो आप ये जानते हैं कि आपको ब्लड वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को कम करना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि वेजो डायलेशन होना चाहिए। मैं आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट बता रहा हूं। सो आपको ये पता है अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो वीनस रिटर्न ज्यादा है, राइट एट्रियम स्ट्रेच होगा और राइट एट्रियम रिलीज करेगा एएनपी या एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, जो क्या कॉज करेगा, वेजो डायलेशन, और अपोज करेगा रास को। इतना कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो ये बात तो हमने फिर आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया है। सो अ पर्सन विद हाई ब्लड वॉल्यूम देन नॉर्मल वुड शो। तो ये तो बात मुझे समझ में आ गई कि ये नहीं हो सकता डिक्रीज्ड एएनपी सिक्रीशन, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी सीधा सीधा कह रही है कि इस कंडीशन में क्या रिलीज होना चाहिए, एएनपी होना चाहिए।
अब आप दूसरी चीज ये भी जानते हैं अपनी एनसीईआरटी में कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो तब होता है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। सो ये दोनों भी चीजें नहीं हो सकती। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि आंसर क्या है, यूरिनरी सोडियम है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले एलिमिनेशन से किया है। अब मैं आपको इसके पीछे कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा, जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा। सोडियम प्रिंसिपल कटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और टोटल बॉडी वाटर कौन डिसाइड करता है बेटे? सोडियम डिसाइड करता है। तो अगर आप यूरिन में ज्यादा सोडियम रिलीज करेंगे तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यही आप चाहते हैं कि यूरिन आउटपुट अगर इंक्रीज हो जाए तो आपकी ब्लड वॉल्यूम क्या होगी? दोबारा से ठीक होगी। सो ये आंसर आ गया, इंक्रीज यूरिनरी सोडियम। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले एलिमिनेशन से भी किया, एनसीईआरटी के कंसेप्ट से सारा एलिमिनेट कर दिए, और मुझे यह पता चल गया कि यह क्वेश्चन का आंसर यह होना चाहिए। अब मुझे एग्जैक्टली इसके पीछे क्या पता चल गया फैक्ट, मैं यह भी समझ गया क्यों डॉक्टर ये कहते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसे नमक कम खाना चाहिए। यह बात भी मेरी समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। व्हेन मसल्स आर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड द हार्ट स्टिल पंप्स, व्हाट मस्ट द हार्ट सेल्स बी एबल टू डू? देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हम ये कह रहे हैं कि मसल्स जब लगातार एक्सरसाइज करती हैं तो मसल्स थक जाती हैं, उनमें लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, और लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है तो आपको मस्कुलर एक्टिविटी रोकनी पड़ती है, मसल में क्या हो जाती है? फटीग हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट भी तो एक मसल है, और ये पूरी जिंदगी चलता रहता है, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो ये क्यों नहीं फटीग होता? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये बात बड़े ध्यान से समझिए कि जब मैंने खुद कार्डियोलॉजी की तो बाद में मुझे बहुत बातें समझ में आई। 12th के बच्चे के लेवल पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये जानते हैं अगर आपकी स्केलेटल मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपकी बॉडी में क्या इकट्ठा होगा? लैक्टेट इकट्ठा होगा, ये टॉक्सिक है। आप एटीपी को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं, और इस वजह से आपकी मसल क्या होगी? फटीग होगी, क्योंकि एटीपी क्या हो गया? डिप्लीट, और लैक्टोस इकट्ठा हो गया। इस टाइम पर आपने देखा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गया है, और आप इस मस्कुलर एक्टिविटी को हाई लेवल पर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें कि हार्ट में ऐसा क्या हो रहा है, सो हार्ट में ये समझिए कि मुझे ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि किसी तरह हार्ट मसल इस तरह की अडेप्टेड होनी चाहिए कि वो ज़्यादा टाइम तक एरोबिकली क्या करती रहे? फ्लूइड को फूड को क्या करती रहे? मेटाबोलाइज करती रहे। तो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी तरह से वो ट्यून्ड होनी चाहिए टुवर्ड्स एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सो यहां तो मुझे पहले तो आंसर ये समझ में आ गया कि इट मस्ट बी एबल टू कंटिन्यू एरोबिक मेटाबॉलिज्म व्हेन स्केलेटल मसल कैन नॉट। स्केलेटल मसल कैन नॉट बिकॉज उसकी एटीपी डिप्लीट हो गई और यहां पर लैक्टेट इकट्ठा हो गया। अब हार्ट में ऐसा क्या है? दो चीज समझिए। पहली चीज तो यह है कि हार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी ज्यादा होती है नॉर्मल स्केलेटल मसल से, और माइटोकॉन्ड्रिया बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन वाली ऑर्गेनली है, पावर हाउस है आपकी बॉडी का। तो इसका मतलब पहली अडेप्टेशन तो आपको यह समझ में आ गई। दूसरी बात यह समझिए, आप जानते हैं आपकी एनसीईआरटी का कंसेप्ट कि डायस्टोल बड़ा होता है। सो अगर 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल है तो 0.5 के लिए क्या होता है? डायस्टोल, जो कि रिलैक्सेशन का पीरियड है जिसमें इसको रिकवर करने का टाइम मिलेगा, और ये एटीपी को क्या कर लेगा? रीजनरेट कर लेगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप जानते हैं कि कार्डियक मसल में एक और चीज मैंने आपको अपने वीडियो में बताई थी कि एक्शन पोटेंशियल में एक प्लेट्यू आता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीपोलराइज बिकॉज ऑफ बिल्डअप ऑफ कैल्शियम। सो काफी टाइम लेती है कार्डियक मसल रिलैक्स करने के लिए। तो ये एक तरह की इस तरह की बात हो गई कि आपने 3 दिन काम किया और 5 दिन की छुट्टी हो गई। तो ये बात समझ रहे हैं आप? 3 दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन काम, फिर 5 दिन छुट्टी। इन 5 दिन में एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, और इसीलिए जो हार्ट मसल्स है वो आसानी से क्या नहीं होती? फटीग नहीं होती। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब अगर हम आगे चलें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ही अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये अब आपको दिख रहा होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। अब अगर आप देखें तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सेट किया है। आप अगर 12th एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है तो उसमें आपका एक ड्रग्स वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है, उसमें आप देखते हैं कि ड्रग्स में कोकेन को सीएनएस स्टिमुलेंट बताया हुआ है,
और ये जो मैंने क्वेश्चन डाला है कि कोकेन एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग द री अपटेक ऑफ डोपामीन, दिस इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 12th की किताब में आपको बता रही है कि कोकीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है। अब हमने इसको एक्सटेंड कैसे किया है, हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब कोकेन क्या है। सो हम इसका आंसर दे रहे हैं सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट ऐसी चीज होती है, अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो रिसेप्टर से बाइंड करके एक्शन करेगा, और एगोनिस्ट के एक्शन को जो रोकता है उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। और कोई चीज बाइंड करके इसके उल्टा असर करता है तो उसे रिवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। सो एगोनिस्ट वो केमिकल है जो बाइंड किया रिसेप्टर से और कोई एक्शन हुआ, और ये बेसिकली सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है, क्योंकि कैटेकोल अमीन्स 3 है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और डोपामीन। तीनों के तीनों किससे बनते हैं? टायरोसिन से, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? कैटेकोलमीन्स। ये आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताया हुआ है, और ये तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये आपको न्यूरल कोऑर्डिनेशन में बनाया हुआ है। सो इस चैप्टर को हमने 3 जगह से इकट्ठा, इस क्वेश्चन को 3 जगह से इकट्ठा किया। इसको उठाया ड्रग वाले चैप्टर से, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर को हमने क्लब किया, और हमने आपसे पूछा कि इसका एक्शन किस तरह का हो सकता है। सो आंसर क्या होगा? सिंपैथेटिक एगोनिस्ट। I hope this thing is absolutely clear. You can understand what is happening here. ह्यूमन बॉडी में बेटे कभी भी हार्ट अकेला काम नहीं करता। हार्ट काम करेगा तो किडनी पर भी असर आएगा, किडनी खराब होगी तो हार्ट और लंग्स पे भी असर आएगा, और ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो आप देखते हैं फिजियोलॉजी में। इसीलिए यहां पर कंसेप्चुअल समझना बहुत जरूरी है। सो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पे। ये जो आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का। Which of the following endocrine structures is not controlled by a tropic hormone from the anterior pituitary? अब आपकी एनसीईआरटी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी आपको बता रही है, ट्रॉपिक हार्मोन्स भी आपको बता रही है कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थायरोट्रोपिन, जिसे आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। सो बेसिकली हम एनसीईआरटी से आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो आप जानते हैं थायराइड के लिए टीएसएच आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए एसीटीएच आता है, ओवरीज के लिए आप जानते हैं गोनाडोट्रोपिन्स आते हैं जिसे आप कहते हैं एफएसएच और एलएच। तो ये तीनों हैं, लेकिन आपने पैंक्रियास के लिए कभी भी आपने स्टिमुलेटिंग और रिलीजिंग हार्मोन नहीं देखा होगा, ना आपने इनहिबिटरी हार्मोन देखा होगा। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आंसर ये है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ऐसे हार्मोन्स जो कि बहुत जल्दी, जिनकी गड़बड़ की वजह से डेथ हो सकती है, वो डायरेक्टली ह्यूमोरल, दैट मींस बॉडी फ्लूइड में किसी चीज की कंसंट्रेशन से रेगुलेट होते हैं। सो पहले हार्मोन तो हो गए इंसुलिन और ग्लूकागन। आप जानते हैं दे आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय ब्लड शुगर। आप बड़े ध्यान से देखिए। दूसरा एक हो गया आपका पैराथायराइड हार्मोन। इसके लिए भी आपने नहीं देखा होगा कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन है, क्योंकि ये कैल्शियम के रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, और कैल्शियम की कमी और कैल्शियम का ज्यादा होना बहुत जल्दी किल कर सकता है। और एक और याद रखिएगा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन मेनली रेगुलेट होता है सीरम पोटेशियम से, दूसरा रेगुलेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन से, और तीसरा होता है एसीटीएच से। सो एसीटीएच प्लेज अ माइनर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। सो प्लीज रिमेंबर दीज हार्मोन्स विच आर वेरी क्रिटिकल, और इनमें हम ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली रेगुलेट हो रहे हैं ह्यूमोरल कंसंट्रेशन से। सो अब हम 12th की तरफ आते हैं, और 12th की तरफ आकर के हम ये देखते हैं कि ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है? ऑल द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक्सेप्ट। तो ये बहुत आसान चीज हो गई, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आप ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा क्या आता है? वेरिएशन। ये बात आपको एनसीईआरटी 10 से समझाती हुई आ रही है। इसीलिए चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन में इवोल्यूशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए जितनी ज्यादा वेरिएशंस होगी उतना ज्यादा स्पीसीज के बचने के चांसेस होंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो यहां हम पूछ रहे हैं ऑल द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक्सेप्ट।
तो इसका मतलब कौन सा एडवांटेज नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? बिल्कुल क्लियर मुझे आंसर दिख रहा है, एडेप्टेशन टू चेंज, क्योंकि adaptation to change will be an advantage of sexual mode of reproduction. This is one of the most important reason we say that actually the sexual mode of reproduction evolved from the asexual mode. I hope this thing is absolutely clear. Success in stable environment is a very important adaptation of and advantage of asexual reproduction, क्योंकि ये बहुत फास्ट मेथड है बेटे. अगर किसी तरह से भी कोई भी ऑर्गेनिज्म परफेक्टली अडेप्टेड है, देन इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ प्रोपेगेशन. इसी तरह से किसी एक्सेप्शनल प्लांट को अगर आप क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे भी प्रोपेगेट करते हैं. तो आप जानते हैं कि यहां पर हम एक और कंसेप्ट डाल रहे हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप ट्रिप्लॉइड या कोई भी ऑड प्लॉइडी वाला प्लांट बनाते हैं जो स्टेराइल होता है, अगर वो एपोमिक्ट है और अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उसे हम मेंटेन कर सकते हैं. आर्टिफिशियल सीड किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं, जनरली सोमैटिक एम्ब्रियोज को कहते हैं. ये फिर कंसेप्ट आपके प्लांट टिश्यू कल्चर से है, जिसको कि वो जो कि एनवलप्ड है किसी तरह से, और कोई भी ऐसा और भी पार्ट जिसे आप सीड की तरह सो कर सकते हैं सॉइल में प्लांट को रीजनरेट करने के लिए. तो इन्हें आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड्स कहते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और आप जानते हैं एडेप्टेशन टू चेंज मींस वेरिएशन. दिस विल बी द रीजन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसके बाद एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर आप देखें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, अब आपको ढंग से दिख रहा होगा. रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट पोलिनेशन रिक्वायर्स दैट कार्पल्स रिकॉग्नाइज पोलन एज सेल्फ और नॉन सेल्फ. फॉर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द सिस्टम रिक्वायर्स. देखिए बेटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं. डायोशियस कंडीशन, डायोशी, इसका अपना एक एडवांटेज है. आप तय है कि अगर प्लांट कोई डायोशियस है तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड होगा, और आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड में वेरिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी. इसका मतलब उसके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे. अब हमें यह सोचना है कि इसके इतने बड़े एडवांटेज के बावजूद ये डायोशी कंडीशन प्लांट किंगडम में रेयर क्यों है. ये एक क्वेश्चन मेरे सामने आ गया. उसकी वजह यह है कि 50% ऑफ द प्लांट्स बेटे सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. आप ये समझ लीजिए कि अगर डायोशियस है तो 50% प्लांट्स बेटे सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है नॉन मोटाइल प्लांट्स के लिए. प्लांट्स को बहुत सारे सीड क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं. उनमें से कुछ ही क्या हो पाते हैं, जर्मिनेट हो पाते हैं. सो ये बात आपको समझ में आ गई. अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मोनोशियस प्लांट्स हैं तो उनके अंदर फिर एडेप्टेशन होगी कि किसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो. आप ये चाहते हैं सारे प्लांट्स क्या बनाएं, सीड बनाएं, और आप ये चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो. सो मोनोशियस प्लांट में आपने देखा होगा हर्कोगेमी, हिट्रोस्टाइली, डाइकोगेमी, ये सारे के सारे एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से आप क्या देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन मोनोशियस प्लांट में भी होती है. इसका मतलब यह हुआ कि मेरा मकसद यह है कि वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो. वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो तो इसका मतलब मुझे किसको रिजेक्ट करना चाहिए, सेल्फ को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ ही अगर पॉलिनेट और फर्टिलाइज करेगा तो वेरिएशन नहीं आएगा. अब देखिए यहां पर मैंने जो कंसेप्ट लिया है प्लांट में, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी कंसेप्ट ले लिया है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप देखें, जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये तो आपने पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में, और आप रिजेक्ट करते हैं नॉन सेल्फ को. सो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, उल्टा है. यहां पर ये किसको रिजेक्ट कर रहा है, सेल्फ को. तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस रिजेक्शन में हाउ डू प्लांट्स डिफर फ्रॉम द एनिमल्स. सो जैसा हम जानते हैं एनसीईआरटी से कि एनिमल किसको रिजेक्ट करता है, नॉन सेल्फ को. प्लांट किसको रिजेक्ट करता है, सेल्फ को. दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन एनसीईआरटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस अप्लाइड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. एक आसान चैप्टर की तरफ आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ये सब आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगता है. इधर देखिए, दिस एम्ब्रियोनिक, देखिए बेटे क्या लिखा है, दिस एम्ब्रियोनिक हार्मोन. सो हार्मोन किससे बना है बच्चे, एम्ब्रियो से. यही मुझे समझ में आ गया. मेंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. तो दो तीन बातें मुझे समझ में आ गई
कि मैं ढूंढ रहा हूं एक ऐसा एम्ब्रियोनिक हार्मोन जो मेंटेन कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेटे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया इंप्लांटेशन के बाद में तो प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम को आपकी एनसीईआरटी ने बताया एलएच बनाता है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में एलएच आता नहीं। सो एलएच जैसा कोई आ सकता है, लेकिन वो मदर की बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। वो कौन प्रोड्यूस करेगा? फीटस प्रोड्यूस करेगा। उसे आप कहते हैं एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये भी गोनाडोट्रोपिन है, एलएच भी गोनाडोट्रोपिन है। एनसीईआरटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज डाल रही है कि एचसीजी कौन प्रोड्यूस करता है बेटे? कॉर्पस कौन प्रोड्यूस करता है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। कौन प्रोड्यूस करते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, जो कि एम्ब्रियो के हैं। सो प्लीज एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में पहला हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया था, तो वो आप यही देख रहे हैं, एचसीजी। तो जिस टाइम आप एम्ब्रियो थे, शुरू में ब्लास्टोसिस्ट बने, आपके जब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे वो जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम में घुसे तो उन्होंने ये हार्मोन प्रोड्यूस किया था, एचसीजी। फिर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी तक क्यों कह रहे हैं? यहां पर दूसरा कंसेप्ट एनसीईआरटी का आ गया कि आप ये जानते हैं कि 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आपका प्लेसेंटा क्या हो जाता है? पूरी तरह फंक्शनल हो जाता है। और फिर मेरी एनसीईआरटी क्लियरली ये बता रही है कि दिस फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द प्लेसेंटा, देन यू डू नॉट रिक्वायर कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच डीजेनरेट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ये भी आप जानते हैं। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और बहुत आसान टॉपिक जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखिए, द सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स फंक्शन इन कॉन्ट्रासेप्शन बाय। सो कॉम्बिनेशन, तो पहले तो ये बताइए कॉम्बिनेशन किसका है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अब आप ये जानते हैं कि कॉम्बिनेशन पिल हम फीमेल को कहते हैं कि सेकंड डे ऑफ साइकिल से ले ले। तो सेकंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो से आपने उसे कहा कि रोज एक गोली खाए, 21 दिन तक वो गोली खाए और उसके बाद में छोड़ दे, और 6-7 दिन में विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल। तो आप कर क्या रहे हैं? आप यहां पर क्या दे रहे हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं। और यहां पर कौन सा हार्मोन आना चाहिए था? एफएसएच और एलएच। और क्योंकि आपने यहां पर क्या दे दिया है बच्चे? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे दिया है, तो उसका नेगेटिव फीडबैक किस पर होगा? एलएच और एफएसएच पे होगा। और जो शुरू में बिल्डअप होना चाहिए साइकिल में एलएच और एफएसएच, वो बिल्डअप नहीं होगा। और अगर एलएच और एफएसएच नहीं आएंगे तो यहां फॉलिकल की डेवलप नहीं होगी। फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी तो फॉलिकल रप्चर नहीं करेगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी की इस बात को हमने डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है कि जो कॉम्बिनेशन पिल हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, दे प्रिवेंट व्हाट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो ये क्या प्रिवेंट करते हैं? ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं। कैसे? बाय अ नेगेटिव feedback on gonadotropins and also on the GnRH, which is produced by hypothalamus, and these are produced by anterior pituitary। और gonadotropins दो हैं बेटे, FSH और LH। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई। The so-called combination birth control pills function in contraception by, the answer is inhibiting the release of gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone and LH। आगे चलते हैं तो ये बहुत आसान एक चैप्टर माना जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ 50% इंडिकेट। अगेन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। कंसेप्ट ये है कि जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। दे हैव अ टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर विच इज कॉल्ड एज लिंकेज, एंड लिंकेज कैन बी ब्रोकन ओवर बाय क्रॉसिंग ओवर। ये आप एनसीईआरटी से जानते हैं। सो एक ही क्रोमोसोम पर जो लोकेटेड जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं, एक साथ जाएंगी जहां जाना है, इसे लिंकेज कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर इसको तोड़ेगा। क्रॉसिंग ओवर के लिए बनना चाहिए लोकस के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो कि बाद में रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कियाज्मा। उसके लिए फिजिकल स्पेस चाहिए। इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जितनी ज्यादा दूर जीन्स होंगी उतनी कम लिंकेज होगी और उतनी आसानी से उनके बीच में लिंकेज टूट जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जीन्स अगर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है, मान लीजिए ये ए जो है क्रोमोसोम नंबर 1 पर है और बी क्रोमोसोम नंबर बी पर है, दैट मीन्स दे आर नॉट लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक्चुअली दे आर लोकेटेड ऑन heterologous chromosomes। हम जानते हैं दे विल ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली।
सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन 50% है तो इसका मतलब मुझे अपनी एनसीईआरटी से समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो मोस्ट लाइकली क्या है, सबसे कॉमन चीज क्या हो सकती है, गिव द आंसर विच इज मोस्ट कॉमन, वो ये है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। और हेटेरोलोगस के लिए हमने यहां क्या शब्द इस्तेमाल किया है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स इस्तेमाल किया है। सो जब भी आप एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे और उसका रेशो 1:1:1:1 आ जाए, जिसमें 50% रिकॉम्बिनेंट्स और 50% क्या बन रहे हो, पेरेंटल्स बन रहे हो, तो आप ये मान के चलेंगे कि जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही हैं। इसका मतलब मोस्ट लाइकली डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स पे है। अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे और ये रेशो नहीं आएगा, इस रेशो से डिविएशन होगा, तब आपको एग्जाम में समझ में आएगा कि यहां पर लिंकेज है। सो लिंकेज जो है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो लिंकेज नहीं हो सकती। ये कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी ने बताया है, जिस पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है। एक और चीज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एटीपी एंड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मुझे आपको अब तक लाइन याद आ गई होगी आपकी एनसीईआरटी की कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पसेस इन डीएनए रेप्लिकेशन। दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो एज सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये लाइन अपनी एनसीईआरटी की याद आई है। अब हमने इस पे क्वेश्चन ये बना दिया है, और अगर आपने ढंग से पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो जो मैंने अभी लाइन बोली है उसके बाद एक ब्रैकेट में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि रिमेंबर द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एटीपी। तो देखिए बेटे, मैं एटीपी का स्ट्रक्चर में मैंने एडिनिन लिया और एडिनिन में मैंने यहां पर जोड़ी राइबोस शुगर, ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया बच्चे। सो न्यूक्लियोसाइड में आपने क्या जोड़ा बताइए, पेंटोस शुगर जोड़ी और नाइट्रोजनस बेस। हमारी नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, एडिनिन। पेंटोस शुगर कौन सी है, राइबोस। तो ये बन गया राइबोन्यूक्लियोसाइड, ये बन गया राइबोन्यूक्लियोसाइड, और इसको आप कहते हैं एडिनोसिन। मैं यहां पर बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भी साथ ही ला रहा हूं, और इसमें आपने यहां पर एक फॉस्फेट जोड़ा, तो ये बन गया बच्चे, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो इधर देखिए, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। एडिनोसिन इतने पार्ट को कहा आपने और इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है। इसमें मैंने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये कंपाउंड बन गया एडीपी, और एक और जोड़ दिया तो क्या बन गया, एटीपी। एटीपी में आप देखेंगे 3 फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है। इसीलिए एटीपी में जब आप इन फॉस्फेट को तोड़ते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी। मान लीजिए मैं इसको तोड़ दूं तो मुझे एनर्जी मिलेगी, इस बॉन्ड को भी तोड़ दूं तो क्या मिलेगी, एनर्जी, और बच जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए आप डीएनए रेप्लिकेशन में आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आप क्या यूज करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसके 2 फॉस्फेट को तोड़ के एनर्जी मिलती है, बच क्या जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर देता है। अब आपको वो लाइन समझ में आई होगी अपनी एनसीईआरटी की। अब फर्क ये है कि एटीपी में राइबोस शुगर है और डीएनए में कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। सो यहां पर हमें ये समझ में आ गया, द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैव द शुगर डीऑक्सीराइबोस एंड एटीपीएस हैज द शुगर which is called as the ribose. So फिर ध्यान से देखिए, the difference between ATP and nucleoside triphosphate used during DNA synthesis. So DNA synthesis में जो nucleoside triphosphate यूज करते हैं उनमें deoxyribose शुगर है, और इसमें कौन सी है, राइबोस, जैसा मैंने आपको यहां पर करके दिखाया, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर हमारा आंसर हो गया, ये 1 आंसर हो गया, nucleoside triphosphates have the sugar deoxyribose and ATP has sugar ribose. So एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, which of the following represents an idea that Darwin learned from the writings of Thomas Malthus. Thomas Malthus is T.R. Malthus. अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये T.R. Malthus ने लिखा था एक essay on human population. सो इसने T.R. Malthus ने क्या लिखा था,
essay on human population, यहाँ पर करते हैं इसको. So T.R. Malthus used wrote essay on human population. So इस human population पे जब T.R. Malthus ने essay लिखा तो उसने ये कहा, दो फैक्टर्स के बीच में उसने देखा क्या रिलेशन है, एक तो पॉपुलेशन का साइज और एक नेचुरल रिसोर्सेज. उसने ये देखा कि पॉपुलेशन का साइज ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ता है और नेचुरल रिसोर्सेज अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं. कहीं ना कहीं जाकर के दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होगा. तो जब तक नेचुरल रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और यहीं से आपकी इकोलॉजी में कैरिंग कैपेसिटी का भी कंसेप्ट आया है. अब प्रॉब्लम यह होगी कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अब अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज कम है और नेचर इस पर क्या लगाएगी, एक पॉजिटिव चेक लगाएगी. सो नेचर अगर इस पे पॉजिटिव चेक लगाएगी तो ये पॉपुलेशन वापस कहाँ आएगी, कैरिंग कैपेसिटी के पास. कुछ दिनों बाद फिर बढ़ेगी तो फिर बेटे क्या लगेगा, एक पॉजिटिव चेक लगेगा. क्योंकि टी.आर. माल्थस एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं था, वो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा देख रहा था, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव चेक कोई नई बीमारी हो सकती है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, और ये भी वजह हो सकती है कि क्यों दो नेशंस एक दूसरे के साथ वॉर पे जाते हैं. सो ये चीज़ टी.आर. माल्थस ने कहा. यू विल बी सरप्राइज टू नोट कि जो एल्फ्रेड रसेल वॉलेस था उसने भी इस किताब को पढ़ा था. जब आप डार्विन की थ्योरी को देखते हैं तो डार्विन की थ्योरी कुछ ऑब्जर्वेशन और उन पर जो बेस्ड है, कुछ इन्फरेंसेस पे बेस्ड है. तो एक पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि पॉपुलेशंस हैव अनलिमिटेड फर्टिलिटी. दूसरी चीज ये है कि इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल ऑफ देम अचीव, मोस्ट ऑफ देम अचीव अ स्टेबल साइज. और तीसरी चीज ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो आप करीब करीब देखिए, ये तीनों ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्वेशन है जो टी.आर. माल्थस कह रहा है. और यहां पर डार्विन ने यह कहा था कि जब भी ओवर प्रोडक्शन होगा और जब भी डिस्पैरिटी आएगी नंबर और अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में, तो उसने इन्फरेंस निकाला था देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो इन लोगों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. कुछ बचेंगे और कुछ नहीं बचेंगे, जिससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी. सो हमें यहां पर समझ में आ गया कि ये आंसर बना कि पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज एट अ फास्टर रेट देन फूड सप्लाई नॉर्मली अलाउज. सो मुझे आपको ये समझ में, अब आपको मैंने ये कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए और इन क्वेश्चंस में अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने जो है जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने मैंने किससे उठाए हैं, एनसीईआरटी से उठाए हैं. लेकिन आपको यह समझ में आ गया कि आप अगर 15 बार भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, अगर आप 15 बार भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए फिर भी आपको बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए. अब ये आएगी कैसे, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब आप वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की ये लाइन इस तरह से भी पूछी जा सकती है. इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हम बुक लेकर के आ रहे हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमने क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, ये जो नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी जनवरी में, इसका मकसद ही केवल ये है कि आप जब एनसीईआरटी और वीडियो को ढंग से कर लें उसके बाद में यू मस्ट बी एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट विल गिव यू द फील ऑफ द कंसेप्ट. ये कंसेप्ट अपने आप बन जाएगा. जब आप बार बार उस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेम लाइन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट मेथड्स. और बेटे एग्जाम में, बिकॉज जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे हो सकता है कंसेप्ट डायरेक्ट ही आ जाए. एंड टाइम इज एन एसेंस. आप जानते हैं हम बायोलॉजी में ना केवल ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि टाइम भी सेव कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर ना आए जब पेपर कम होता है, जिसमें जब टाइम कम होता है और अनफोर्स एरर आते हैं. सो हमारा मकसद अपनी इस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी भी तरह का पेपर आ जाए 45 मिनट में मेरे 310 से ज़्यादा क्या आने चाहिए, नंबर आने चाहिए. यही हमारा मकसद है इस किताब को लाने के पीछे, जो कि आपको जनवरी के मिड में अवेलेबल हो जाएगी. आई होप आप समझ पाए इस क्वेश्चन को, आपको अच्छा लगा होगा. आई विल कम बैक विद मोर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू.